Welcome to GS Compass CSC YouTube channel. In this video, we are going to deeply analyze the syllabus of UPPSC ITI lecture which is scheduled on 6th of September 2026. पेपर दो पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में जनरल हिंदी का सिलेबस है जो कि 25 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स 75 हो जाएंगे। एंड कोर सब्जेक्ट केमिस्ट्री आएगा। सिमिलरली पेपर 2 में जीएस आएगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के एंड कोर सब्जेक्ट केमिस्ट्री आएगा। टोटल मार्क्स हो जाएगा 375 और 375 प्लस 375 टोटल पेपर 750 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए टू क्वालिफाई दिस पेपर वी नीड टू नो द सिलेबस ऑफ दिस पेपर, व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबस इन एंड व्हाट द सिलेबस इज ट्राइंग टू से। और इसके हिसाब से हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है और हमें उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को उसके अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। पेपर 1 में जो जनरल हिंदी है वो 25 क्वेश्चंस आएंगे और 75 मार्क्स के। इट मीन्स अगर हमें अपना सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज करना है तो हमें हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदी का सिलेबस सिंपल दिया है। 14 पॉइंट्स में हिंदी के सिलेबस दिए हुए हैं। हिंदी वर्ड विचार, स्वर एवं व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिमिलरली 14 पॉइंटर दिया है। हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अभी आगे हम डिटेल में पूरा हिंदी का सिलेबस डिकोड करेंगे कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है। पेपर 2 में जो 75 मार्क्स का होगा वो जीएस होगा और जीएस का हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी और करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट करंट अफेयर्स आएंगे। इसे भी हम डीप में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले हिंदी का सिलेबस जान लेते हैं। हिंदी में जो पहला लाइन लिखा है, हिंदी वर्ड विचार, स्वर एवं व्यंजन, मतलब इसके बारे में हिंदी में जो वर्ड विचार के बारे में जानना है। वर्ड क्या होता है, वर्ड के कितने प्रकार हैं, फिर उसके बाद स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, हमें ये डिटेल में जानना है। फिर पर्यायवाची शब्द जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, पानी, जल, नीर, वारी, अम्बु, ये एक एग्जाम्पल है ना कि ये पूरा सिलेबस है। तो पर्यायवाची शब्द हमें ऐसे देखना है। विलोम शब्द, फिर उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमें स्ट्रेटजी क्या अपनाना है कि हिंदी के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हिंदी के लिए हमें कोई हिंदी ऑब्जेक्टिव बुक उठाना है और इस ऑब्जेक्टिव बुक में जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया है जैसे कि हिंदी वर्ड विचार, स्वर एवं व्यंजन, तो जितने भी पीवाईक्यूज पूछे हैं किसी भी यूपी के एग्ज़ाम में उसमें प्रॉपर टॉपिक रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो पीवाईक्यूज जितने भी पूछे हों यूपी के एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा हो, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा हो, पेट में पूछा हो, आरओ एआरओ में पूछा हो, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में पूछा हो, जितने भी पीवाईक्यूज हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर ऐसे 100 क्वेश्चंस हम स्वर एवं व्यंजन के देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द अगर 100 ऐसे ढूंढ लेते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, विलोम शब्द अगर 100 ऐसे ढूंढ लेते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए जैसे जो कभी हार न माने, अजेय, या फिर जिसका कोई मित्र न हो, मित्रहीन, जो सर्वत्र विद्यमान हो, सर्वव्यापी। तो ऐसा क्या है कि पीवाईक्यूज में दिया रहता है कि कौन से क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हैं। हमें स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जिससे कि हम स्मार्टली पढ़ सकें, क्योंकि चांसेस उन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हमें कोई भी हिंदी ऑब्जेक्टिव बुक लेके यही काम करना है। 14 पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में, 14 के 14 पॉइंट के साथ हमें यही करना है। अब 5वां पॉइंट जो है, अनेकार्थक शब्द, मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक कहते हैं। जैसे कल का 2 मतलब होता है, एक बीता हुआ समय और एक आने वाला समय। फिर फल का अगर एग्जाम्पल देखें तो एक फल का मतलब होता है परिणाम, कंक्लूजन क्या है उसका, और एक दूसरे का मतलब होता है भोजन। तो अनेकार्थक शब्द भी पूछे जा सकते हैं। पर्यायिक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द वाले, विलोम शब्द, फिर अशुद्ध, शोधन, वर्तनी शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से हाई रहेंगे क्योंकि इनमें हम गलतियाँ ज़्यादा करने के चांसेस होती हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि श्रृंगार कैसे लिखा है, श्रृंगार ये सही है या फिर श्रृंगार, इन दोनों में कौन सा श्रृंगार सही है। तो ये श्रृंगार सही है, ना कि ये गलत है श्रृंगार, ये श्रृंगार हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तत्सम तद्भव शब्द, जैसे कि
तत्सम शब्द दे देगा, उसका तद्भव रूप पहचानना रहेगा। जैसे नयन तत्सम शब्द है, उसका तद्भव हिंदी शब्द नयना है। तो हमें तत्सम तद्भव के बारे में जानना होगा। और ऐसे अगर 100 क्वेश्चंस हम ढूंढ लेते हैं जो भी पिछले PYQs में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, और उनको ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो भी हमारे चांसेस है कि क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएं। अगर ऐसे है कि 100 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा भी आप कर लेते हैं तो वो बेटर पोजीशन रहेगा। मैंने देखा है कई बच्चों ने 500 क्वेश्चंस भी याद कर लिए हैं पर पर्सन के, हालांकि वो ये करते हैं UP PCS के लिए, RO के लिए। तो अगर आप अपना श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं कि हिंदी में अगर 25 क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से हम 22 से 23 करने के पोजीशन में रहें, तो हमें यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट RO के एग्ज़ाम में हमने देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए थे। तो इस वजह से मैं इसमें भी सजेस्ट कर रहा हूँ, चूँकि UP PSC इसे भी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मे भी चांसेज हाई हैं। नाउ पॉइंट नंबर 10 है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आँखों का तारा बनना, बहुत प्रिय होना, दांते खट्टे करना, पराजित कर देना। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर 100 क्वेश्चंस भी हमसे नहीं याद हो पा रहे हैं तो उसमें भी हम ढूंढेंगे कि किन क्वेश्चंस की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, मतलब PYQs में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पार्ट है संधि या समास। संधि और समास से भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। समास से भी क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। समास को पहचानने के लिए क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल आ गए कि पीताम्बर कौन सा समास है? तो अगर इसका समास विग्रह करें तो पीला है वस्त्र जिसका, या सिर्फ अगर इतने पे ही करके रुक जाएं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय अगर हम इसको बता दें कि पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तब ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समाज में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे द्विगु समास एक होता है, तो द्विगु समास का जो पहचान होता है कि इसमें नंबर्स आएगा, संख्यावाची होगा। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। तो और इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं पहचानने के। द्वंद्व समास में राम सीता, फिर राम लक्ष्मण, ये क्या होता है कि बीच में डैश आता है, जनरली यही होता है उनका पहचान। कर्मधारय समास, फिर आता है अव्ययी भाव समास। विराम चिन्ह से सही इस्तेमाल कैसे करना है विराम चिन्हों का, कब पूर्ण विराम लगाना है, कब अल्प विराम का इस्तेमाल करना है, कब हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, कब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। कारक चिन्ह से रिलेटेड जो है सिंटेक्स एरर पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो कर्ता के बाद ने का प्रयोग होता है, कर्म के बाद को, अपदान से। तो ये रिलेशन शो करता है, संज्ञा सर्वनाम के संबंधों को स्पष्ट करता है। जैसे अधिकरण जो है बताता है कि पोजीशन, अगर इंग्लिश में बोले तो पोजीशन के बताता है, में या पर। फिर उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में हम जानेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग और वचन। इनसे संज्ञा के प्रकार पूछ सकता है, सर्वनाम के प्रकार पूछ सकता है, विशेषण का भेद पूछ सकता है कि भाई गुणवाचक विशेषण है, रीतिवाचक विशेषण है। इनका भी एक एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे तो भी ओवरऑल हमको सिलेबस समझने में मदद मिलेगी। तो हमें करना क्या है कि सिंपल कोई भी बुक उठाना है। जैसे कि मैं प्रीफर करता हूँ, मैं जो खुद पर्सनली पढ़ा हूँ वो है नालंदा की डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक। उसमें MCQ है, और भी मार्केट में बुक है, ये कोई किसी का प्रचार या प्रसार नहीं है। मार्केट में आपको जो भी बुक अच्छी लगे हिंदी की, आप उसे उठाइए, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, वहाँ से आप स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस पिछले PYQ में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, PYQs में किसी भी ऐसा नहीं कि आप ITI लेक्चरर का एग्ज़ाम 1-2 बार हुआ है तो उसके ही 1-2 क्वेश्चन नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आया हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रायोरिटी पे रख के पढ़ें। अगर समय बचता है तो और भी क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, बट प्रायोरिटी पे आपको यही क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके बाद आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में उसने 4 पॉइंट दे दिया है सिलेबस में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स। उसके बाद उसने फर्दर सेग्रीगेट किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री।
मतलब उसने बताया है कि हिस्ट्री वो कहाँ से पूछेगा, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट से इंडियन हिस्ट्री की क्वेश्चंस वो बनाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी बताएगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं। फिर उसके बाद आता है सीएजी का ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि ये नाम आपको सुनकर घबराना नहीं है, सब बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इम्फेसिस जो है ना, इम्फेसिस हमें किस पे करना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमें ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ना है। एंशियंट इंडिया में हमें क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, मेजर साइट्स क्या थे। जैसे कि ये अगर इंडिया का मैप देखा जाए हम लोग, तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या रहा, वेस्टर्न मोस्ट साइट क्या रहा है, ईस्टर्न मोस्ट साइट क्या रहा, साउदर्न मोस्ट साइट क्या रहा है हड़प्पा का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं। फिर वैदिक एज आया, वैदिक एज कब से शुरू हुआ, फिर वैदिक एज की क्या खासियत रहे। आपको अगर इन पॉइंटर्स पे भी आप देख लेते हैं एक एक आधा पेज का नोट्स, तो भी चांसेस हैं कि आप जीएस में अच्छा कर जाएंगे। महाजनपदात, 16 महाजनपद थे, उनमें से कितने यूपी में थे, 8 यूपी में महाजनपद थे, उनके कैपिटल्स कहाँ थे, ये सब जानना है। फिर मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का सहायता लेकर के, कब कितने बीसी में उन्होंने स्थापना की। अशोक ने कलिंगा की वार कब लड़ाई की। फिर गुप्त एज में समुद्रगुप्त हैं। फिर इतना एंशियंट इंडिया में देख लेना। मिडाइवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक कब आए, स्लेव डायनेस्टी जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कब से कब तक ये चला। फिर उसके बाद तुगलक वंश कब चला, खिलजी कब चला, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, बट अगर पॉसिबल हो तो हमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश रहे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इन सब के अगर संस्थापक ही पता चल जाए तो भी हमें पता, हम क्वेश्चंस अगर आता है तो कर पाएंगे। फिर मुगल एम्पायर में कुछ बैटल्स अगर हम देखें तो बैटल मिडाइवल में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसने मुगल एम्पायर की स्थापना की। तो हमें इन पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। फिर उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होने के बाद क्या हुआ कि बंगाल में डायरकी आई। बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक डुअल गवर्नमेंट चली। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना, बस ओवरव्यू लेना है कि कब क्या घटनाएं हुई। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति एक बार हम देख, इतना हमें डीप में जीएस मैं कर रहा हूँ, बार बार नहीं पढ़ना है क्योंकि बस 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप केमिस्ट्री को कम टाइम नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो क्या हुआ कि आपका प्रिपरेशन अंडरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे इसको बताने का मेन पर्पज़ ये है कि आप ओवरव्यू कर लें जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया हूँ, ताकि अगर उनसे कोई क्वेश्चंस आएँ तो आपका एग्जाम में वो छूटे ना। मॉडर्न इंडिया में जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बारे में जानना है कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया, नाना साहब एवं तात्या टोपे ने। झांसी से किसने किया। फिर उसके बाद बिहार में औरंगाबाद से किसने किया, वीर कुंवर प्रताप सिंह ने किया। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। फिर आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। थोड़ा बहुत आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। कुछ मेजर वार्स भी देख लेने हैं हमें। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के बाद नेशन बिल्डिंग हुआ हमारा। फिर हमारा डेमोक्रेसी, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किए, 26 जनवरी 1950। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो कि हम पॉलिटी में भी देखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें ये सब देखना है। और अगर टाइम मिले तो ज़रूर से ज़रूर एक बार बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बारे में भी देख लेना है कि बुद्धिज़्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में, जैनिज़्म के वही लाइफ के बारे में, और बुद्धिज़्म की टीचिंग्स और जैनिज़्म की भी टीचिंग्स। फिर कितने तीर्थंकर आए थे जैन में, लास्ट तीर्थंकर कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ये भी हमें जान लेना है। फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड हमें ये भी जानना है कि चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और किसने करवाया था। मे भी क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाए, क्योंकि उसने बोला है कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चंस बनाएगा। तो ये रहा ओवरऑल हिस्ट्री का ओवरव्यू। एकदम डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप
ऊपर ऊपर से डेट भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री ही नहीं है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी और उसके बाद करंट अफेयर्स भी है, और इनमें 25 क्वेश्चंस आने हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल अगर हिस्ट्री को वो भी क्वेश्चंस डिवोट करेगा तो मे भी चांसेस है 6 to 7 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ऐसा सिर्फ स्पेकुलेशन है, ऐसा कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता कि 6 से 1 क्वेश्चंस ही आएंगे, मे बी क्वेश्चंस के नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट जो जीएस में सिलेबस में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, और स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल एस्पेक्ट्स में हमें ये जानना है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, फिजियोग्राफी क्या है, हिमालयंस के बारे में, थोड़ा बहुत नदी के बारे में जानना है, क्लाइमेट इंडिया की कैसी है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, फिर वेजिटेशन थोड़ा बहुत जान लेना, और इंडिया में सॉइल्स जैसे रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, एलुवियल सॉइल्स क्या होती है, इंडो गंगेटिक प्लेन में कैसी सॉइल होती है, क्या कल्टीवेट होता है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज हमें जान लेने हैं, लैंड वाटर के बारे में। और अगर ह्यूमन एस्पेक्ट्स में देखें ना तो ह्यूमन सेटलमेंट रूरल एंड अर्बन, फिर अर्बनाइजेशन शहरीकरण कैसे हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आएगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अगर देखें ज्योग्राफी को तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, टर्सरी। प्राइमरी मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल रियरिंग हो गया, ये सब क्या है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़। नाउ क्राफ्ट्स, इरिगेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1967 से 70s तक चला। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन से कैसे हमारा इंडिया फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आया। सोशल एस्पेक्ट्स में देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ये सब हमें देखने पड़ेंगे। इफ़ वी सी इंडिया तो इंडिया का लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, और ईस्ट से वेस्ट एक्सपेंशन है इंडिया का कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्रीज इतना दिखा रहा है 7000, बट ये अभी हाल में इंक्रीज हो गया है, तो आप उसका लेटेस्ट डेटा भी देख लेंगे, परहैप्स वो 11,000 समथिंग किलोमीटर है, और लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, भूटान, यहाँ पे श्रीलंका, तो ये सब देखना होगा पड़ेगा हमें ज्योग्राफी में। फिजियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि द हिमालयाज कैसे बने थे। हिमालय एक पूछ लेगा, हिमालय किस प्रकार का माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। ऑप्शंस में डाल सकता है कि भाई ये किस प्रकार का माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है या फिर यंग फोल्ड, तो ऑप्शन यंग फोल्ड होगा। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स पेनिनसुलर होगा। लोकेशन इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ है। फिर ड्रेनेज सिस्टम में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जान लेना, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर क्लाइमेट जान लेना है कि 4 मेन सीजन्स होते हैं इंडिया में, समर, मानसून, पोस्ट मानसून, विंटर। नेचुरल मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको सिलेबस डिकोड कर रहा हूँ कि आप सिलेबस का मतलब क्या है भाई। सिलेबस व्हाट एग्जैक्टली द सिलेबस इज ट्राइंग टू से, आई एम ओनली डिकोडिंग दोज पार्ट्स, आई एम नॉट टीचिंग और समथिंग अबाउट geography physical aspects of geography. I am just only giving the hints of the syllabus। जो कीवर्ड्स हैं सिलेबस के, सिर्फ वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिलेबस का कीवर्ड्स क्या कह रहा है और हमें अपनी तैयारी किस दिशा में ले जानी है। ओवरऑल चॉइस आपका होने वाला है, बस यहाँ पे मैं सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उनको मैं डिकोड कर रहा हूँ। फिर ज्योग्राफी में सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी बताया कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। ये एग्जांपल में पूछ सकता है कि भाई एग्रीकल्चर किस प्रकार का सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी, तो प्राइमरी सेक्टर है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं इंडस्ट्री, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट होंगे वो सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में जितना भी सर्विसेज का पार्ट होगा, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब आएंगे टर्शियरी सेक्टर्स में आएंगे। और क्वाटनरी सेक्टर में आते हैं कि आईटी, रिसर्च एंड एजुकेशन। फिर मेजर क्रॉप्स इंडिया में रीस, वीट, पल्सेज, मिलेट्स होती हैं। मिलेट्स को श्री अन्न भी कहा जाता है। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारे यहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि किसान अपने खेत में जो भी उगाता है वो अपने कंजम्पशन के लिए ही उगाता है, मतलब उसे वो बाज़ार में बेचता नहीं, क्योंकि वो इतना कम उपज होती है कि उसको उगाता ही है अपने सर्वाइवल के लिए, उसे अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए उगाता है। कमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए। प्लांटेशन हो गया असम कर्नाटका में, टी हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, अरेबिका, रोबस्टा, ये इंडियन वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी हैं।
फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसका इम्पैक्ट आया इंडस्ट्रीज़ में, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सिलेबस में एक और कीवर्ड था नेचुरल रिसोर्सेज, तो वाटर, इरिगेशन कैसे होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इंडस्ट्रीज़, मिनरल, आयरन और। अब ये पूछ सकता है कि आयरन और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैंगनीज, मिका, इन्हें भी आप एक बार अगर समय मिले तो देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम 7 to 9 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस जो रहने वाले वो फंडामेंटल राइट्स से रहने वाले हैं। ऐसा इस एग्ज़ाम को देखते हुए स्पेकुलेशन किया जा सकता है या गेस लगाया जा सकता है। फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, फिर यहाँ पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पावर्स क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन मैं कह रहा हूँ कि एक बार यहीं बता देता हूँ, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। मे भी ये बहुत ही फेवरेट है आर्टिकल है, बार बार के हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, मे भी इसमें भी पूछ लिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितने कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स है, 22 पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, मे भी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ओवरऑल हमें ये जानना, एकदम बेसिक शब्द जानने हैं। प्रीएम्बल हमारा क्या वर्डिंग है, प्रीएम्बल कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, एंड पॉलिटी का जो मेजर चंक क्वेश्चंस आने वाले वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, इन 3 पार्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे। पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन पूछ ले, मनी बिल क्या होता है, फिर ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, प्रेसिडेंट जो हैं ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के थ्रू लाते हैं, ऑर्डिनेंस कब कब इशू किया जा सकता है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन अभी रिसेंट में चल रहा है, मे भी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं। ओवरऑल हमें किस प्रकार अपने तैयारी को फोकस करना है, तो ये फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट क्या होता है, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 79 में आता है पार्लियामेंट, लोकसभा की फंक्शनिंग क्या है, लोकसभा में कितने सीट्स हैं, राज्यसभा में कितने सीट हैं। यूपी में लोकसभा के 80 सीट हैं और राज्यसभा के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 31 सीट्स, परहैप्स 31 सीट्स। यूपी में राज्यसभा में 31 सीट्स हैं। नाउ जो फोर्थ पार्ट था हमारे जीएस के सिलेबस का, वो था करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। नाउ हाई वेटेज है करंट अफेयर्स का हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन पीसीएस में कभी कभी तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीएससी में तो भाई करंट अफेयर्स बवाल ही आ रहा है। तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसमें भी करंट अफेयर्स बवाल ही रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स पूछ कहाँ से सकता है, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, सिक्योरिटी से, इन्वायरमेंट से, साइंस एंड टेक। अभी आज ही विक्रम-1 लॉन्च हुआ, और विक्रम-1 की खासियत क्या है, पहली प्राइवेट स्पेस रॉकेट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी, और इसे स्काई रूट एरो स्पेस ने डेवलप किया। तो क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ऐसे ही, जो भी रिसेंट में न्यूज़ में चल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, हाल ही में कौन सी जीआई हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अभी कौन सा बिल पास हो रहा है, फिर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी हाईवे कहाँ पे बनी है, कौन सी रेलवे कहाँ से बनी है, अभी रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से पहली बार चली है, जिंद से हरियाणा चली है, कितना 89 किलोमीटर है, फिर बजट कितने लाख करोड़ का पेश हुआ, आरबीआई की पॉलिसीज़ क्या हैं, फिर इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है। इंटरनेशनल करंट इवेंट अगर देखें तो G20 की समिट, अभी इंडिया में ब्रिक्स समिट, SCO समिट, क्वाड समिट, एशियान समिट, COP, WTO, फिर ग्लोबल पॉलिसीज़, पेरिस एग्रीमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप एक बार देख लीजिएगा कि SDG गोल 1, SDG गोल 2 ये क्या कहता है और ये कब अपनाया गया था, 2015 से 2030 के लिए। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट है, AI में क्या है, स्पेस मिशन में क्या है, चंद्रयान 1, 2, 3, आदित्य L3 मिशन, आदित्य L1 मिशन, और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स किसने लिखा है, अवार्ड किसको दिया गया, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, किस फील्ड में दिया गया। मे भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री का है एग्जाम तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ ही पूछ ले। तो इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर फॉर GS। और मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आवर कोर सिलेबस केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिसिटी, आप इसे एक बार देख लेंगे कि ये कैसे है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि केमिस्ट्री का प्रिपरेशन हमें करना कैसे है। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो हर चैप्टर के लिए कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं केमिस्ट्री में, मैं कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक है हर टॉपिक से, या फिर जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग है, हर चैप्टर से, हर चैप्टर का हमारे पास 2 पेज में एकदम शॉर्ट और क्रिप्स नोट होना चाहिए कि हमें उस ज़बान पे याद हो। क्योंकि अगर PYQ देखें तो मैक्सिमम बार क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि पूछ लेगा कि भाई CP का फार्मूला बताइए एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर, ये CP का फार्मूला होता है। तो अगर हम हर टॉपिक का हमें क्या करना है कि 2 पेज में नोट्स तैयार करना है, और लगभग यही काम हमें फिजिकल के लिए भी करना है, यही काम हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों के लिए यही करना है। तो ये हमारा क्या है कि ओवरऑल हम जो भी बुक रेफ़र कर रहे हैं उसको रेफ़र करते रहेंगे, बट शॉर्ट और क्रिस्प नोट हमारे पास ज़रूर होना चाहिए 2 पेज में या 3 पेज में, जितने भी आप कंफर्टेबल हो। और ये एक मॉड्यूल है कि अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो 1 पेज पे थर्मोडायनेमिक्स का पूरा फार्मूला रहे, हमारे पास 1 पेजर नोट जैसे कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हुआ। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई एज लेंथ एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर क्यूबिक सिस्टम का फार्मूला क्या है, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूब का, फेस सेंटर्ड क्यूब का, फिर उसके बाद इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फार्मूला क्या है, एक्सरे डिफ्लेक्शन फार्मूला क्या है, एन लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा, प्लेन्स इन अ क्यूबिक सिस्टम क्या है, 100 प्लेन, 110 प्लेन, 111 प्लेन, प्लेनर डेंसिटी क्या है, फिर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। तो लाइक दिस हमें ये 1 पेज में या 2 पेज, जितने भी पेज में हम कंफर्टेबल है, हमारे पास एटलीस्ट हर टॉपिक के फार्मूले हमारे पास रेडीमेड होने चाहिए, और ये एकदम फिंगर टिप्स पे हमें लर्न रहने चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आता है फार्मूला बेस्ड, तो हम इस पोजीशन में रहें कि कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे गलत ना हो। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसमें d ऑर्बिटल्स इन नो लिगेंड फील्ड में उसकी क्या स्प्लिटिंग एनर्जी है, फिर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो अगर एक पेज में रखेंगे तो लास्ट टाइम में जब रिवीजन करने की टाइम आएगी तो वी विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि भाई हमारे पास 1 या 2 पेज का नोट्स है, तो ईजी टू रिवाइज हो जाएगा और ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे हैं, और आप पहले PYQs को देखिए, उसके बाद एनालाइज करिए, और PYQ से अपना प्रिपरेशन आप सिंक कर दीजिए कि भाई PYQ बेस्ड आप प्रिपरेशन करिए कि PYQs में क्या क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस थे, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो मे भी चांसेस आप सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएं। यही PYQs बिना अगर आप देखे प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिना सिलेबस एनालाइज किए देख रहे हैं तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं, बट इट विल बी ऑलवेज लोअर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना जो सोर्सेज है ना स्टडी का, उसको आप लिमिटेड रखिए, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आपके पास जो भी सोर्स है, जो भी नोट्स आप रेफ़र कर रहे हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। जब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर ले रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के बाद हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स बनता है 1 या 2 पेज का, जो कि उस शॉर्ट नोट्स को देखते ही हमें उस टॉपिक की हर एक डेटा, हर एक फैक्ट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स हमें उस शॉर्ट नोट्स को देखते ही रिवाइज हो जाते हैं, याद आ जाते हैं। तो ओवरऑल GS और हिंदी का यही रहा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। बाकी आपको, आप अपना पर्सनल चॉइस है, आपको आप जिस भी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। मेरा एम ये था कि सिलेबस के हर कीवर्ड्स को डिकोड किया जाए। GS और हिंदी पे फोकस ज़्यादा था। केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि आपको हर टॉपिक से हर कीवर्ड्स जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं, आप उनको या तो ChatGPT में टाइप करके उनसे क्वेश्चंस निकालिए, उनका नोट्स निकालिए, या फिर आप सिंपल गूगल पे जाइए, गूगल के AI में जाइए। एटलीस्ट हर टॉपिक पे हमारे पास 2 से 3 पेज नोट्स रहने ही चाहिए, जो कि हमें एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने में हेल्पफुल हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ वॉच इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी।